ओके जी। अगेन स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग बात ये कर रहे थे कि डीएचसीपी का प्रोसेस क्या है, और उस मतलब हम लोग बात कर रहे थे। हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ क्लाइंट कम्स अप इट विल सेंड अ डीएचसीपी रिक्वेस्ट टू नेटवर्क। दिस नेटवर्क रिक्वेस्ट इज सेंट टू ब्रॉडकास्ट एंड द डीएचसीपी server that receives the DHCP request will answer and assign an unavailable IP address. Because the DHCP request is sent as a broadcast, you can have just one DHCP server per subnet. If multiple DHCP servers are available, there is no way to determine which DHCP server assigns the IP addresses. In such cases, it is common to set up a failover DHCP, which means that two DHCP servers together are servicing the same subnet, and one DHCP server completely takes over if something goes wrong. अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कहता है? कहता है जी कि आप लोगों ने जल्दी से मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझा सकूं। दो चार कंप्यूटर्स बनाते हैं जी, ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे के सारे कंप्यूटर जो कि कनेक्टेड हैं इस वक्त, ये वाला कंप्यूटर इधर कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है, और ये इवन आपस में भी कनेक्टेड हो सकते हैं इस तरीके से। या इवन ऐसा हो सकता है कि ये जो पीसीज हैं ये सारे के सारे एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो, जिसको कि आप लोग हब कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग ऐसे करके इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप किसी टोपोलॉजी में किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है, और अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो हमारे पास ये वाला पीसी है इसको आईपी चाहिए। ठीक है, और आईपी चाहिए तो हमारे पास मान लें कि ये भी और ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं ये क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और जबकि ये वाला कंप्यूटर जो है ये हमारे पास सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर डीएचसीपी सर्वर है। डीएचसीपी सर्वर साहब जो है ये आईपी असाइन करेंगे, और आईपी असाइन करने के लिए तरीकाकार ये होगा कि हमारा ये वाला कंप्यूटर सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये रिक्वेस्ट क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जब आएगी तो ये इस कंप्यूटर को भी जाएगी, इस कंप्यूटर को भी जाएगी, और इस कंप्यूटर को भी जाएगी। इनके एक पूरे नेटवर्क को हम लोगों ने ये मैसेज भेजा। अब ना तो ये कंप्यूटर और ना ही जो इसके साथ वाला कंप्यूटर है, यानी कि ये दोनों पीसीज डीएचसीपी सर्वर नहीं है, तो ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो पीसी है जो कि हमारा डीएचसीपी सर्वर था, ये इसको रिस्पॉन्स करेगा और एक आईपी असाइन कर देगा जो कि इसके पास अवेलेबल होगी। यानी कि फर्ज करें कि ये पहला कंप्यूटर है जिसने आईपी मांगी, और हम लोग अपने ही उस प्राइवेट वाले केस को लेके चलते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो इसके पास हमने पूल दिया हुआ था 192.168.10.2 से। हमने कहा था कि शुरू करना है, और हमने कहा था कि 192.168.10.254 याद होगा आपको। यहां तक हमने कहा था कि आईपीज असाइन करनी है तुमने। तो ये क्या करेगा? ये वाली आईपीज में से कोई एक आईपी असाइन कर देगा, और इनिशियली ये पहले वाली आईपी असाइन करेगा जो कि हमारे पास मौजूद है 192.168.10.2। तो ये आईपी ये इसको भेज देगा वापस, और ये पहुंच जाएगी हमारे इस कंप्यूटर तक, और ये वाली आईपी इसको मिल जाएगी। तो ये बात होगी जी। अब यहाँ पर उन्होंने एक और केस लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर तो एक ही डीएचसीपी सर्वर है तो हमारे मामलात इस तरह से चलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर है तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये ब्रॉडकास्ट इसके पास आएगी तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ऐसा हो सकता है कि ये भी एक डीएचसीपी सर्वर हो और ये भी एक डीएचसीपी सर्वर हो। तो जब इस कंप्यूटर से हमारे पास एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी तो ये रिक्वेस्ट जब ब्रॉडकास्ट होगी तो ये यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, और यहाँ पे भी। इसको इससे तो डेफिनेटली आंसर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट है। लेकिन इन दोनों में से हो सकता है इसको आंसर आ जाए, तो अब इसको जिससे पहले आंसर आएगा ये उस आईपी को रख लेगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आ, दूसरी आईपी को ये प्रिसाइज सी बात है डिनाई कर देगा।
क्योंकि इसको आईपी मिल चुकी है। लेकिन जब हम लोग इस कंप्यूटर को कहेंगे कि आईपी असाइन करो या ये आईपी मांगेगा, तो ये आईपी भी ब्रॉडकास्ट होगी और ये इसके पास भी आएगी और इसके पास भी आएगी। तो जब ये आईपी आएगी इसके पास, और पिछली दफा लेट्स सपोज आंसर किया था हमारे पास इस पीसी में, यानी कि इस डीएचसीपी सर्वर ने आंसर किया था, तो इसके पास तो इसके टेबल से निकल गई है 2 वाली आईपी, लेकिन इसके पास तो मौजूद है। तो ये क्या करेगा, ये वाली आईपी सेंड कर देगा। जब इसको और इसको आईपी मिल गई अगर सेम, तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा और नेटवर्क में रौला पड़ जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक फेल ओवर डीएचसीपी सर्वर के तौर पे किसी एक को इनमें से कहेंगे कि वो काम करे और इनको आपस में सिंक्रोनाइज वगैरह करवाएंगे, जो कि हमारे टॉपिक में इतनी एडवांस चीजें फिलहाल मौजूद नहीं है और आमतौर पे हम डीएचसीपी सर्वर इतने ज्यादा लगाते भी नहीं। तो बहरहाल ये मैकेनिज्म होगा, और आपको इस सूरत हाल में कि जब आप मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर्स लगा रहे हैं, तो आपको फेल ओवर सर्वर के तौर पे एक पीसी को या एक सर्वर को लगाना चाहिए। और ओके, फिर क्या कहता है, कहता है जी फेल ओवर सर्वर का आपको इस उस सूरत हाल में फायदा होगा जब आपका डीएचसीपी सर्वर जो काम कर रहा है वो अगर डाउन हो जाता है, वरना उसकी कोई खास आपको फायदा नहीं होगा। इट इज ऑल्सो गुड टू नो दैट ईच क्लाइंट, नो मैटर विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन डी इन द ऑन द क्लाइंट, रिमेंबर्स बाय डिफॉल्ट द लास्ट आईपी एड्रेस है इट हैज यूज्ड। ये बड़े काम की बात लिखी हुई है जी। वो कहता है जी कि आपका क्लाइंट जिसको एक दफा आईपी मिल गई ना, वो अपनी पुरानी आईपी याद रखता है, और नेक्स्ट टाइम जब वो लॉग इन हुआ इंटरनेट से, उसने आईपी मांगी ना, तो वो पुरानी आईपी उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दे दो। अगर वो आईपी डीएचसीपी सर्वर ने किसी और को अलॉट नहीं की हुई, तो वो वापस उसे दे देगा। लेकिन अगर वो आईपी मौजूद नहीं होगी, तो फिर वो कोई न्यू आईपी जो उसके पास अवेलेबल है वो देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसको पढ़ लीजिएगा। व्हेन कॉन्फ़िगरिंग अ डीएचसीपी सर्वर, इट इज गुड आइडिया टू थिंक अबाउट द डिफॉल्ट लीज टाइम। अब ये लीज टाइम मैंने आपको दिखाया था 24 आवर्स, तो आप लोग इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। कहते हैं जी दिस इज अमाउंट ऑफ टाइम, ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी देर के लिए क्लाइंट के पास रहे, ये आईपी रिजर्व रहेगी या उसके लिए मौजूद रहेगी। अगर फर्ज करें हमारे पास 2 से लेके 254 तक अगर मैं आईपीस की बात करूं, तो 0 1 और हमने 255 वाली आईपी जो है वो निकाली है, 3 आईपीज निकल गई। तो 253 आईपीज, क्योंकि टोटल 256 आईपीज होती हैं, तो 256 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास 253 आईपीज बच जाती हैं। तो 253 लोगों को आईपीज मिल सकती हैं। अब 2 से लेके 254 तक 253 लोगों को हम आईपीज असाइन कर सकते हैं। इस दौरान में 2 से लेके हमने कहा कि 254 तक टोटल कितनी आईपीस बनी, 253। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी आईपी नहीं दे सकते हम, 0 1 और लास्ट वन 255। ठीक है, 0 वही जो आप लोगों को बताया गया था कि नेटवर्क की, ब्रॉडकास्ट की, और आप लोगों के डिफॉल्ट गेटवे की, ये आईपीज आप नहीं दे सकते 3। और बाकी की जो आईपीज हैं, यानी कि 2 से लेके हमने कहा था कि हम 254 तक जो आईपीज हैं वो दे सकते हैं। टोटल 256 आईपीज होती हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो 256 में से हमने 3 आईपीज निकाल दी जो नीचे मैंने लिखी हैं, तो हमारे पास 253 आईपीज बची। ये 253 आईपीज हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास ना 253 क्लाइंट्स हमारे नेटवर्क में मौजूद हैं, तो उनको हम लोगों ने एक एक आईपी दे दी, यानी कि पहले को 2 दे दी, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन। चलते चलते हमने 254 तक 253 आईपी दे दी। अब अगर 254 नंबर वाला बंदा आ जाता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये पर्सन भी आ जाता है हमारे पास, ये पर्सन है, ठीक है, या डिवाइसेस कहने के हैं। तो ये जब ये डिवाइस आएगी, तो इसके लिए तो आईपी मौजूद ही नहीं है, तो इसको आईपी नहीं मिलेगी इस सूरत हाल में, ये याद रखिएगा। तो समटाइम्स आप लोगों को होता है ना कि आप लोगों को आईपी नहीं मिलती, और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो इस वजह से कि हमने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या होस्ट होते हैं उनको लिमिटेड किया हुआ होता है, और हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कितने होस्ट को अलाउ करते हैं। तो 254 वाला जो आएगा उसको आईपी नहीं असाइन होगी, लेकिन ये तब होगा जब
253 लोगों या डिवाइसेस जो हैं वो इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या वो डीएचसीपी सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। फर्ज करें कि दो लोग काम इस वक्त छोड़ चुके हैं और वो लॉग आउट करके या वो घर चले गए हैं या वो डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमारे पास दो आईपी स्पेयर हैं, एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली तो असाइन की हुई है हम लोगों ने, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक ऐसी डिवाइस आ गई है जिसको आईपी चाहिए, और हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त नेटवर्क में मौजूद नहीं है, तो इनकी आईपीस तो फालतू हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक आईपी उठा के इस बंदे को दे देंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 और 3 नंबर वाली जो आईपी हमने असाइन की है ना, 192.168.10.2 और 3, ये दो लोग घर चले गए थे। तो अब इसमें से ये 2 वाली आईपी उठा के किसको दे देगा, जो 254 वाली डिवाइस आई है उसको, ठीक है। और फर्ज करें 1 घंटे के बाद हमारे पास जो 2 वाली आईपी वाला बंदा है ना वो भी आ जाता है, तो अब ये रिक्वेस्ट तो 2 वाली आईपी की करेगा, लेकिन क्या 2 वाली आईपी मिलेगी इसको? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो तो आईपी हमने असाइन करवा दी थी 254 वाली डिवाइस को। तो अब इस 2 वाले कंप्यूटर को ये वाली आईपी मिलेगी, दैट इज 3, ठीक है। तो ये वाली आईपी इस तरह से मिलेगी। तो ये सिनेरियो बच्चों इसमें चलने वाला है आप लोगों का, तो इसको आपने समझ लेना है। अगर समझ ना आए दोबारा रिवाइज करिएगा, और स्टिल समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। लीज टाइम के बाद मैंने आपको इन डिटेल बता दिया कि लीज टाइम से क्या मुराद है, और लीज टाइम का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये पक्की आपके नाम लग गई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये वाली आईपी असाइन की जाएगी, और किस तरह से की जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। कहते हैं जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द क्लाइंट कैन यूज एन आईपी एड्रेस इट हैज रिसीव्ड विदाउट connect, uh, contacting the DHCP server. Again, in most cases, it's a good idea to set the default lease time to a rather short amount of time, which means it does not take too long for an IP address to be given back to the DHCP server. This takes sense, especially in an environment where users connect for a short period of time, because within the max lease time, 2 hours by default, the IP address is claimed and cannot be used by another client. In many cases, it makes sense to set the max lease time to the period much shorter than 7200 seconds. तो वो कहता है जी मैक्स लीज टाइम को भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 2 घंटे होता है, और आप चाहें तो इसे 7200 सेकेंड यानी कि डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मिनट्स में ही आ जाएगा। और 60 पे करने से 0 कट गया, 720 रह गए। 6 पे हमने किया तो तकरीबन ये 720 तकसीम में 6 किया तो 120 सेकेंड, 2 आवर्स। आप 2 घंटे से इसको कम भी कर सकते हैं, यानी कि 7200 सेकेंड से कम भी कर सकते हैं, जो कि इक्वल टू बनते हैं 2 घंटे के, ठीक है। तो आप इससे कम भी कर सकते हैं अगर आपको कभी जरूरत पड़े। और ये अभी मैक्स लीज टाइम और नंबर ऑफ होस्ट वगैरह ये हम लोगों ने एडजस्ट करने हैं, और इनको भी हम आगे देखने वाले हैं। सेटिंग अप डीएचसीपी सर्वर, इससे ऊपर तक हम लोगों ने डीएचसीपी सर्वर को पढ़ा। हमने कहा जी कि डीएचसीपी सर्वर जो है वो आईपीस देता है क्लाइंट्स को इन अ नेटवर्क, और सिर्फ यही नहीं करता बल्कि इसके अलावा 80 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आप आईपीस से रिलेटेड और भी मुख्तलिफ काम क्लाइंट से करवा सकते हैं। और मेजरली जो हम इसका यूज करते हैं वो आईपी एड्रेस देने के लिए करते हैं, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो करने के लिए रखते हैं इसको। उसके अलावा हमने बात की कि जो हमारा एक डीएचसीपी सर्वर है वो मैंने आपको बता दिया था कि कितने तरीकों से आईपीस असाइन करता है, या कितने तरीकों से डीएचसीपी सर्वर की फैसिलिटीज आप ले सकते हैं, यानी कि एक्सेस पॉइंट, लिनक्स और क्या नाम है उसका, जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आप ये काम करवा सकते हैं। फिर हमने बात की कि एक डीएचसीपी सर्वर किस तरह से
आईपीएस असाइन करता है, तो हमने कहा पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है डीएचसीपी सर्वर को। फर्स्ट टाइम तो वो वैसे ही खाली रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये क्या करता है, उसको आईपी असाइन कर देता है। लेकिन जब एक दफा उसने आईपी ले ली, तो उसके बाद वो दोबारा फिर जब कनेक्ट होता है, तो वो उसके साथ एक दफा रिक्वेस्ट करता है, उसे कहता है जी कि मुझे फलां आईपी दे दो, यानी कि पुराने वाली। अगर वो अवेलेबल होती है तो वो उसको दे देता है, वरना वो उसको कोई न्यू या और आईपी असाइन कर देता है। इसमें आप लोगों ने एक नीचे चीज अभी, क्योंकि इसमें भी डिटेल्स नहीं मौजूद, तो स्टैटिक आईपी का एक ऑप्शन था, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। वो अगर आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो वो इंटरनेट से खुद पढ़ सकता है। सेटिंग अप अ डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर को किस तरह से सेटअप करना है, ये हम देखने जा रहे हैं। कहता है जी, टू सेट अप अ DHCP server after installing the DHCP package, you need to change common DHCP settings in the main configuration file etc dhcp dhcpd.conf। ये वो फाइल है जिसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है। लास्ट टाइम हमने नेम्ड वाली में की थी, etc नेम्ड, उसके अंदर हम लोगों ने चेंजिंग की थी डीएनएस सर्वर के लिए। और उससे पहले सांबा में हम लोगों ने एसएमबी वगैरह में चेंजेस की थी। बरत तो ईटीसी डीएचसीपी और dhcpd.conf ये वो फाइल है। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे डीएचसीपी सर्वर के वो उसको पैकेज को अपने सर्वर के ऊपर, तो हम लोग इस फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे। वही वो जो लीज टाइम और एटीसी इस तरह की चीजें हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग द डीएचसीपी पैकेज द फाइल इज एम्प्टी। कहता है जी, जब आप डीएचसीपी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे फाइल एम्प्टी होगी, बट देयर इज गुड एनोटेड एग्जांपल फाइल इन यूजर शेयर डॉक डीएचसीपी वेरिएंट डीएचसीपी डी डॉट कॉन डॉट सैंपल। कहता है लेकिन ये फाइल खाली होने के बावजूद इससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपी पेस्ट मिल जाएगी, यानी कि एक और जगह पे उसका सैंपल मिल जाएगा, और वो उसने आपको लोकेशन दी है कि यूएसआर के डायरेक्टरी में या फोल्डर में, आपको शेयर के फोल्डर में जाना है या डायरेक्टरी में जाना है, वहां पर डॉक की डायरेक्टरी में, और फिर डीएचसीपी का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है उसके फोल्डर में या डायरेक्टरी में जाना है, और उसके अंदर आपको dhcpd.conf के नाम से एक फाइल मिलेगी, डॉट सैंपल के नाम से एक फाइल मिलेगी। उसे आपने ओपन करना है। वही तरीकाकार है जो आप लोग यूज करते रहे हैं इससे पहले। कहता है जी, फर्ज करें आपकी फाइल का नाम है dhcpd.conf, तो आपने उस फाइल को किस तरीके से ओपन करना है वो उन्होंने आपको बताया है जी, कि आपने लिखना है कैट, और कैट लिख के आपने ये लिखना है dhcpd.conf.sample। क्योंकि अभी हम लोग वो यूजर वाले में हैं, तो पहले आपने cd की कमांड लगानी है, चेंज डायरेक्टरी की कमांड, और आपने अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है। और चेंज करते हुए आपने जो कमांड यूज करनी है वो लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। आपने लिखना है cd के बाद आपने लिखना है etc, सॉरी etc नहीं लिखना, यूजर लिखना है, यूएसआर, ठीक है। आपने लिखना है जी यूएसआर, क्योंकि अभी हम लोग सैंपल फाइल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है जी dhcp, और उसके बाद आपने लिखना है सॉरी सॉरी शेयर लिखना है, सॉरी शेयर, फिर डॉक, फिर dhcp, और आगे आप टैब भी दबा सकते हैं, ठीक है। टैब दबाने से ना उसके अंदर अगर लेट्स सपोज 1.1.1.25 है ना, तो वो खुद बहुत लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने फिर फॉरवर्ड स्लैश देनी है, और उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम देना है, दैट इज dhcpd.conf डॉट सैंपल। जब आप ये लिख के एंटर दबाएंगे ना, तो कुछ इस तरह की लिस्टिंग जो 14.7 है ना, इस तरह की लिस्टिंग एक आपके सामने ओपन हो जाएगी। और उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो तकरीबन हम लोगों ने यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी है। वो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से क्या क्या चीजें हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करनी है। क्लियर जी? ओके। कमांड लिख के आप डायरेक्टरी चेंज करते करते पहुंच गए, और आपने ये वाली फाइल ओपन कर ली सक्सेसफुली। जब आपने ये फाइल ओपन की, तो आप देखें जी, हमारे पास डोमेन नेम का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने डीएनएस सर्वर वगैरह वो किया हुआ है तो उसके लिए डिफॉल्ट लीज टाइम है जी आपके पास, कि आप कितनी देर के लिए लीज दे रहे हैं, लीज पे आईपी देंगे। मैक्स लीज टाइम है, ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जितना आपको चाहिए हो। और सबनेट मास्क दिया हुआ है जी इधर इन्होंने,
यहाँ पर आप अपनी वही 192.168 वाली आईपीज वगैरह दे सकते हैं, नेटवर्क के बारे में बता सकते हैं। कहता है जी दिस इज अ वेरी बेसिक सबनेट डिक्लेरेशन। तो आप लोग इस तरह से अपने सबनेट को डिक्लेयर करवा सकते हैं, और डिक्लेयर करवाने का तरीकाकार यहाँ पर आपको दिया गया है। ये खाली था, ये वाला सबनेट, ये खाली है, इसकी कोई खास कॉन्फ़िगरेशन हमें नजर नहीं आई। और ये वाला सबनेट इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे जब हम अपना सबनेट बनाएंगे। सबनेट हम 192.168.10.0 कह लें, दे के नेट मास्क देंगे उसका 255.255.255.0, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर रेंज बता देंगे अपनी, जो भी हमारी रेंज होगी, यानी कि 2 से लेके 254, ठीक है। जो भी हमारी रेंज है वो लिख के एंटर दबा देंगे, और दैट्स इट। इतना ही काम हमें करना है। बाकी कोई खास अगर चीज होगी तो वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हमें कोई लंबी चौड़ी चीजें जो है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है अच्छा ये जो फाइल हमने ओपन की हुई है ना, ये तो वो है सैंपल फाइल, लेकिन आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है डालनी है ना, जो काम की बातें डालनी है इसमें, मैक्स लीज टाइम, डिफॉल्ट लीज टाइम वगैरह, ये कॉपी पेस्ट करके, या ये वाली आप अगर फाइल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इवन टाइप कर सकते हैं। ये आपने इसमें डालनी है, इस वाली फाइल में, ठीक है। DHCP ETC DHCP, और उसके आगे जाके DHCP d.conf, इस फाइल में जब आप डालेंगे तो आप लोगों को उसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना है या सर्विस को रीस्टार्ट करना है एक्चुअली, तो आप लोगों का तब ये जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आप करेंगे वो अप्लाई होगी। ओके, मूव करते हैं जी इसके पैरामीटर्स के ऊपर। वो जो हमने कहा था कि 80 के करीब पैरामीटर्स हैं, तो कहता है जी हेयर आर द मोस्ट रेलिवेंट पैरामीटर्स फ्रॉम द dhcpt.conf फाइल एंड अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच। कहता है जी कि हमारे पास ये जो DHCP से रिलेटेड ज्यादातर यूज होने वाले या मोस्ट रेलिवेंट पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, और इनमें से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चंद को यूज कर सकते हैं, सारों को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट वगैरह से हेल्प लेके तो नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इवन ये जो लिखे हुए हैं इनकी भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी हमें कम ही जरूरत पड़ती है। मतलब इनमें से शायद 4 या 5 ऐसे होंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की जरूरत हमें इनमें से भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहरहाल कहते हैं जी ऑप्शन डोमेन नेम, यूज दिस टू सेट द DNS डोमेन नेम फॉर द DHCP क्लाइंट्स। कहते हैं जी कि अगर आप लोगों ने अपना एक DNS डोमेन बनाई हुई है, और वो आप अपने DHCP क्लाइंट्स के लिए इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डोमेन नेम के जरिए से इस ऑप्शन को यूज करते हुए कर सकते हैं। कहते हैं जी ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर्स, कहते हैं जी दिस स्पेसिफाइज द DNS नेम सर्वर्स दैट शुड बी यूज्ड। और ये अब आपको DNS सर्वर से मुतल्लिक कह रहा है, ये ऊपर आपको DNS की डोमेन से रिलेटेड कह रहा था कि इंफॉर्मेशन आपने देनी है, और ये DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कह रहा। डिफॉल्ट लीज टाइम, डिफॉल्ट लीज टाइम में क्या है जी, कहता है जी दिस इज द डिफॉल्ट टाइम इन सेकेंड्स। अब आपने देखा होगा कि जब मैं आपको वो दिखा रहा था ना उसमें AP में, तो वो तो घंटों के हिसाब से थी। तो आप लोग लिनक्स पे क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट लीज टाइम सेकंड्स में बताना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहां पर आवर्स में था, यहाँ पर सेकंड्स में है। दैट अ क्लाइंट कैन यूज द IP एड्रेस दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द DHCP सर्वर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, आपको इसका पता है। मैक्स लीज टाइम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट अ क्लाइंट कैन कीप ऑन यूजिंग इट्स असाइंड IP एड्रेस if within the max lease timeout it has not been able to contact the DHCP server for renewal, the IP address will expire and the client cannot use it anymore. कहता है कि मैक्स लीज टाइम से मुराद ये है कि कितने दिनों तक, मसलन इतने लंबे अरसे के लिए ना एक बंदा या एक कंप्यूटर इस IP को यूज कर सकता है, तो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए कर सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 3 घंटे, 2 घंटे, जो भी टाइम फ्रेम हम एडजस्ट करना चाहें सेकंड्स के अंदर हम वो बताएंगे और एडजस्ट हो जाएगा। लॉग फैसिलिटी, दिस स्पेसिफाइज विच सिस लॉग फैसिलिटी द DHCP सर्वर यूजेस। ये आप लोगों की लॉग फैसिलिटी जो है
यानी कि लॉग्स आप रखते हैं, कोई एरर आ जाता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या किस बंदे ने आपसे या कौन से कंप्यूटर ने कब किस दिन कितने बजे से लेके कितने बजे तक आईपी मांगी, कौन सी रिक्वेस्ट आई, क्या हुआ, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं या लॉग फैसिलिटी है वो आप कौन सी यूज करना चाहते हैं। तो ये दो तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से आप लिनक्स के अंदर जो भी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। सबनेट पे आ जाते हैं। This is the essence of the work of a DHCP server. The subnet definition specifies the network on which the DHCP server should assign IP addresses. A DHCP server can serve multiple subnets, but it is common for the DHCP server to directly connect to the subnet it serves. कहता है जी कि ये जो है ना, ये काम आप लोगों ने जरूर करना होता है डीएचसीपी सर्वर के लिए, और आपने बताना है, खुद बताना है कि आप अपने नेटवर्क के ऊपर कौन सा सबनेट यूज करना चाह रहे हैं, कितनी आईपीज वगैरह। कहता है जैसे सबनेट डेफिनेशन स्पेसिफाइज द नेटवर्क ऑन विच डीएचसीपी सर्वर शुड असाइन द आईपी एड्रेसेस। जैसे यहाँ पर वो पता नहीं शायद 10 डॉट समथिंग वाला था, ऊपर मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये 10.17 या 10.17 वाला एक नेटवर्क है। ऊपर चले जाते हैं हम, जहाँ से मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ, ये 10.254.239.10, हमने ये 10.254.39 वाला जो नेटवर्क है ना, ये दिया था। हमने कहा था कि हमारे कंप्यूटरों को ये वाली आईपी देनी है, लेकिन आपको याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को 192 वाला दिखाया था तो उसमें वो 192.168 वाली आईपियां बांट रहा है, ठीक है। तो ये आपने जरूर बताना है कि आईपी किस नेटवर्क की उसने बांटनी है, क्लास बी है, क्लास सी है, सबनेट मास्क वगैरह आपने जरूर बताना है। फिर रेंज है जी। रेंज से मुराद कि आपने पहली आईपी कौन सी देनी है और आखिरी आईपी कौन सी देनी है, और दरमियान में जो होप सो आपको आवाज आ रही होगी। ओके जी। um, तो ऑल सेट है जी, हम लोग अगेन से इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन था इंटरनेट की वजह से, स्टेबल ना होने की वजह से। ऑप्शन राउटर है जी, कहते जी दिस इज द राउटर दैट शुड बी बेस्ट एज अ डिफॉल्ट गेटवे। तो जो आप लोगों ने देखा था ना वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे का ऑप्शन, जब आपने डिफॉल्ट गेटवे सेट करना है, और ये जरूरी होता है, आपने ये जब सेट करना है तो आपने ऑप्शन राउटर्स को यूज करना है। कहते हैं जी as you see from the sample DHCP configuration there are many options that an administrator can use to specify different kinds of information। अब यहाँ पर ना उन्होंने वो सारी बातें बताई हुई हैं, आपने इनको खुद पढ़ लेना है। मैं डायरेक्टली आऊंगा डीएचसीपी सर्वर की सेटिंग्स पे, और हम शुरू से इसको देखेंगे इन ऑप्शंस को। और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली आपने वही चीजें लिखनी है जो मैंने आपको क्लास में समझाई हुई हैं कि क्या लिखना है। थ्योरी में आपने बताना है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं भूल जाऊंगा बताना, आपने जरूर इसको सर्च करना है। डीएचसीपी रिले शायद कहते हैं उसको। ये डीएचसीपी की टाइप्स में आ जाता है, डीएचसीपी रिले। ओके। ओके, डीएचसीपी रिले को भी आपने चेक करना है, ठीक है। ये क्या होता है और कब या किस सिनेरियो में यूज होता है, और अगर आपको ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको इसलिए बताया। तो ये आपने डीएचसीपी रिले से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देखनी है। एक सिंपल डीएचसीपी सर्वर बताया आपको, एक आपको बता दिया मैंने डीएचसीपी सर्वर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ से हम दे सकते हैं। और डीएचसीपी की सर्वर की टाइप्स हमने नॉर्मल या सिंपल डीएचसीपी सर्वर देखा, देन हमने देखा फेल ओवर डीएचसीपी सर्वर, और उसके बाद जो अब मैंने आपको कहा है वो रिले, डीएचसीपी रिले है। कहता है जी तो ये आपने देखना है कि डीएचसीपी रिले क्या है, कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं जी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मशीन में, या जो आपका कंप्यूटर है या जो वर्चुअल मशीन है,
या आपका जो DHCP सर्वर वाला कंप्यूटर है वहां पर आपने जाके उस पर इंस्टॉल कराना है DHCP सर्वर को। कैसे? आपके पास यम इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर है, ये होना चाहिए। देन आप टर्मिनल पे जाके लिखेंगे yum-y DHCP, एंटर दबा देंगे, और ये आपके लिए DHCP को, जो भी लेटेस्ट DHCP होगा वो आपके लिए इंस्टॉल कर देगा, डाउनलोड भी कर देगा अगर जरूरत होगी तो। और इससे रिलेटेड अगर कोई डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पहले होने चाहिए और फिर DHCP इंस्टॉल होगा, तो यम उन्हें भी आपके लिए इंस्टॉल कर देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा, मैनेज कर देगा। ओके, जब ये काम हो गया तो अब आपने क्या करना है? आपने इस फाइल को ओपन करना है, जो कि हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगी, ठीक है। dhcp.conf etc में जाके, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। जैसे मर्जी ओपन करें, कैट करके लिख के ओपन करें, जी एडिट से ओपन करते हैं, नैनो से, या और कोई टेक्स्ट एडिटर आप यूज करते हैं, आपने बरल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये चार पांच बातें लिखने वाली हैं। डोमेन नेम आपने बतानी है, ऑप्शन डोमेन नेम, वही example.com जो हम लोगों ने कहा था कि बाय डिफॉल्ट मिल जाती है वो। आपने अपने DHCP सर्वर का नाम बताना है, ठीक है, जो आपने DHCP सर्वर का नाम रखा है, अपने DHCP सर्वर का नाम वो बता देना है। और अगर आपने ये दो काम नहीं किए, यानी कि DNS सर्वर भी नहीं बनाया हुआ, DHCP सर्वर सॉरी DNS डोमेन भी नहीं बनाई हुई और DNS सर्वर भी नहीं है, आप सिंपल DHCP के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये दो बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फर्दर डिफॉल्ट लीज टाइम आपने कहा जी 600 सेकेंड्स। तो 600 सेकंड के लिए आप लोगों ने लीज पे ले ली एक लीज, डिफॉल्ट लीज टाइम लिया है जो आपने IP के लिए। तो 600 सेकंड से मुराद क्या है? 10 मिनट, ठीक है। और मैक्स लीज टाइम आपने 1800 सेकंड का रखा है, यानी कि 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे नहीं, यहाँ पर 1800 सेकंड हमने रखे, डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 30 मिनट तक के लिए। हमने कहा जी 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक के लिए आपने IP असाइन करवानी है बंदे को, और इससे ज्यादा के लिए आपने IP जो है वो नहीं स्टोर करनी है और अगले किसी बंदे को दे देनी है ये वाली IP जो अवेलेबल है। तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइम या ये जो नंबर्स हैं ये एडजस्ट कर सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत छोटे नंबर ना एडजस्ट करिएगा, पता लगे इधर 1 और इधर 2 कर दें, ठीक है, इतना भी नहीं करना। तो मतलब इनसे बढ़ा भी सकते हैं आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने जरूर करनी है वो ये है सबनेट। और सबनेट में दिया हुआ है 0.192.16800 वाला नेटवर्क क्लास C, और रेंज बताई हुई है जो मैंने कहा था कि जरूर बतानी है। और ये वाली रेंज है जी 10 से लेके 20 तक, तो ये 11 आईपियां जो है ना वो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 11 IPs जो है ना वो आपने कंप्यूटर्स को देनी है। एक 10 वाली, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है, तो 11 IPs ये असाइन करने जा रहे हैं। और राउटर की IP इन्होंने बताई हुई है। राउटर या जो AP है, या जो DHCP सर्वर जहाँ से IP आएंगी, या डिफॉल्ट गेटवे जिसको हम कहते हैं, वो उसके मुतालिक बताया हुआ है। ऑप्शन राउटर्स को यूज करके 192.168.100.1, तो इससे ये दे दिया। और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज की, सबनेट वाली इस कॉन्फ़िगरेशन की, ये मस्ट है, सबसे जरूरी ये है, ठीक है। और इसके अलावा ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, ऊपर वाली दो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये मस्ट कोशिश करें कि इनको करना है आपने। ओके, जरूर करना है। फर्दर आपने जब फाइल को क्लोज करना है तो उसके बाद आपको पता है सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। ये बड़ी मशहूर कमांड है, आपको याद होगी, DHCP डी स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के बाद एंटर दबाएं, चेक कॉन्फ़िग DHCPD डॉट वो ऑन, ये चेक कर लेना है आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन ऑन हुई या नहीं हुई। अगर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो इसको आपने ऑन करना है, हो जाएगी, ठीक है। रीस्टार्ट या स्टार्ट कर लिया जब आपने, सॉरी यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, अगर एरर आता है तो आपने रीस्टार्ट लिख लेना है यहाँ पे, DH सर्विस DHCPD रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये सर्विस का नाम है, ठीक है, DHCPD, डी फॉर डेमन, ठीक है। स्टार्ट द सेकंड वर्चुअल मशीन, या अब आप कोई भी किसी भी क्लाइंट को ट्राई कर लें, या आप लोगों के पास अगर वर्चुअल मशीन है नेटवर्क में कनेक्टेड तो उसे आप ऑन कर लें।
जब आप उसे ऑन करेंगे तो अगर वो इस नेटवर्क कार्ड के साथ मतलब नेटवर्क का हिस्सा है ना, तो आपके उस कंप्यूटर को आईपी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट करेगा, जैसे ही वो ऑन होगा वो देखेगा नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा डीएचसीपी की रिक्वेस्ट को, और डीएचसीपी सर्वर जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है उधर से उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर। अच्छा, इस पे याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पर लिखना मैं किताब में भी नहीं लिखी हुई, चलें आपके लिए एक आजमाइश कह लें या एक टास्क है कि 0.0.0.0.0 जीरो, कहाँ गया, एक मिनट, 0.0.0.0, ये आईपी का क्या ताल्लुक है डीएचसीपी सर्वर से, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है, और इन चीज़ों को आपने जल्दी से देख लेना है। बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर इतना ही है, और जो मैंने आपको एक टास्क दिया है वो ज़रूर करिएगा, जो कि है कि डीएचसीपी सर्वर, सॉरी रिले, डीएचसीपी रिले क्या है, ठीक है जी। होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।